नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हैं? जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 16 की एक कहानी कौन बनेगा निंगथऊ का पाठ करेंगे। कौन बनेगा निंगथऊ एक कहानी है। जैसे आप अपने घर में अपने बाबा से, अपनी दादी से या अपनी मम्मी पापा से कहानियाँ सुनते हैं ना, तो कौन बनेगा निंगथऊ भी इसी तरह की एक कहानी है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है। आज हम लोग उसका पाठ करने वाले हैं। ये कहानी पढ़ने के बाद, हर कहानी पढ़ने के बाद हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ जानते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हम सारे बच्चे मिल करके, मतलब आप लोग पशु पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए कुछ पंक्तियाँ लिख सकेंगे। और भी आप क्या कर पाएंगे इस कहानी को पढ़ने के बाद कि आप अपनी स्मृति के आधार पर कोई लोक कथा सुना लेंगे। लोक कथा सुनाने के लिए स्मृति की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये इस कहानी के ख़त्म होने के बाद, इस पाठ के ख़त्म होने के बाद आप अपनी स्मृति के आधार पर एक लोक कथा हमें सुना पाएंगे। तो फिर चले अब इस कहानी का क्या उद्देश्य है, ये जो लोक कथा है, इस लोक कथा का उद्देश्य क्या है, हम ये भी जान लेते हैं। तो हम इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान बात सीखेंगे कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं। हम यह भी जानेंगे कि करुणा, बहादुरी और ताकत से ज़्यादा मूल्यवान गुण है। मतलब हमारे लिए बहादुर होना तो ज़रूरी है, लेकिन बहादुरी और ताकत से ज़्यादा मूल्यवान जो गुण है वो है करुणा। ये हमारा इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ के माध्यम से हम ये बात सीखेंगे, हम ये बात जानेंगे। तो बच्चों, जितने भी हमने अब तक पाठ पढ़े, तो हम हर पाठ में लेखक से परिचय करते हैं कि इस पाठ का लेखक कौन है। लेकिन ये कथा जो है वो एक लोक कथा है। यह एक मणिपुर की लोक कथा है और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, शायद एक बार हमने पहले भी लोक कथा पढ़ी थी, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि लोक कथाओं का कोई ज्ञात लेखक नहीं होता। लेखक तो होता ही होगा क्योंकि कथा लिखी गई है या पढ़ी गई है, तो लेकिन लोक कथाओं का ज्ञात लेखक नहीं होता। ये जनश्रुति के आधार पर विकसित होते हैं। जनश्रुति मतलब एक दूसरे से सुन सुनाकर तथा श्रव्य परंपरा से आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सुन सुनकर आगे बढ़ते हैं, आपकी दादी ने आपकी माँ को सुनाई, आपकी माँ ने आपको सुनाई, और इस तरह से ये श्रव्य परंपरा से आगे बढ़ते हैं। ये जो लोक कथाएं होती हैं, इनमें मानवीय मूल्य होते हैं। इनमें अक्सर पर्यावरण संरक्षण और जनता से राजा के प्रेम की भावना प्रकट होती है। अब हम लोग इस पाठ को संक्षिप्त में पढ़ लेंगे। संक्षिप्त में पढ़ने से हम पूरा पाठ का मूल भी जान जाएंगे और थोड़े समय में हम इससे परिचय बना लेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। मणिपुर के कांगलेई पाक राज्य में एक राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। लोगों की प्रार्थना से उनके एक पुत्र साना जाउबा ने जन्म लिया। बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। इसके बाद फिर उत्सव मनाया गया जब उनके दूसरे पुत्र साना याइमा ने जन्म लिया। इसके बाद तीसरा पुत्र साना तोम्बा पैदा हुआ। 12 सालों बाद उन्हें एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी राजकुमारी पैदा हुई जिसका नाम था साना तोम्बी। सभी बच्चे जवान होने लगे और राजा बहुत वृद्ध हो चले। तो राजा ने एक दिन तय किया कि तीनों अपने राजकुमारों को बुलाकर हमें क्या करना है, युवराज चुनना है। बड़ा पुत्र साना जाउबा को पुरानी प्रथा के अनुसार युवराज बनना था। नियम तो ये था कि जो बड़ा बेटा है वही युवराज बनेगा, और सबसे बड़ा कौन था? साना जाउबा। लेकिन राजा ने यह तय किया कि जो सबसे योग्य होगा उस पुत्र को मैं अपना उत्तराधिकारी
बनाऊंगा, अपना युवराज बनाऊंगा। राजा ने एक घुड़दौड़ का आयोजन किया जिसमें तीनों राजकुमार एक ही साथ बरगद के पेड़ तक पहुंचकर दौड़कर उनको वापस आना था। चूंकि तीनों ही अच्छे घुड़सवार थे, इसलिए युवराज चुने जाने की खातिर उन तीनों से को अपने तरीके से कुछ करने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम सानाजाओबा घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से दौड़ा और वो बरगद को पेड़ को भेदते हुए बाहर निकल गया। दूसरा राजकुमार एक अद्भुत छलांग में उस पूरे पेड़ को फांदता हुआ फलांगता हुआ उस पार पहुंच गया। अब तीसरा राजकुमार, उसको भी कुछ नया करना था, क्योंकि राजा ने कहा था कि तीनों राजकुमारों को अपने अपने अनुसार कुछ नया करना है। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। उसने ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि बरगद को जड़ से उखाड़ दिया और उस बरगद को जड़ से उखाड़ कर ले जाकर राजा रानी के सम्मुख रख दिया। छोटी बेटी 5 वर्ष की सानातोम्बी मरे हुए बरगद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पक्षी पेड़ पर अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। सानातोम्बी ने कहा, बरगद मर गया। राजा रानी ने देखा कि सानातोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सभी की तकलीफ अनुभव होती है। तो राजा ने यह तय किया कि उनकी जो सबसे छोटी बेटी है, क्या नाम था सबसे छोटी बेटी का? सानातोम्बी। तो राजा ने यह तय किया कि उनकी जो सबसे छोटी बेटी सानातोम्बी है वो युवराज बनेगी, युवरानी बनेगी, क्योंकि किसी भी राजा को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा में सबका ख्याल रखे। सबका मतलब पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्यावरण। तो राजा ने मिलकर के अपने सारे बच्चों में छोटी जो बच्ची थी, जो 5 वर्ष की सानातोम्बी थी, उसका चयन किया और उसे युवरानी बनाया। उसके युवरानी बनने के बाद सारे पक्षी फड़फड़ा कर उसके सिर पर बैठने लगे और उसके हाथ में रखे हुए दाने को चुगने लगे। मतलब उसके युवरानी बनते ही सारे वातावरण में खुशी छा गई। विधा परिचय। अब हम झटपट जान लें। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ हर पाठ में कि जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो हमारा साहित्य की विधाओं से परिचय होगा। अभी तो आप कक्षा 6 में हैं, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा विधाओं के बारे में जान लें कि ये लोक कथा जो है ये क्या होती है। ये लोक कथाएं हमारे जीवन में सदियों से रची बसी हैं। इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आए हैं। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं इसके थोड़े टू द पॉइंट इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता देती हूँ। लोक कथा की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। लोक कथाएं सुनते सुनाते आगे बढ़ती रही हैं, इन्हें कहीं संग्रहित नहीं किया गया। इसके पहले भी मैंने कहा कि ये श्रव्य परंपरा में चलती हैं, सुन सुनकर चलती हैं, और दूसरे इनका कोई ज्ञात लेखक नहीं होता। देश काल परिस्थिति के अनुसार इनका बाह्य रूप बदल जाता है, परंतु इनकी आत्मा नहीं बदलती। मतलब वही लोक कथा मणिपुर में भी सुनाई जाती है और वैसी ही लोक कथा उत्तर प्रदेश में भी सुनाई जाती है। बस इनके शब्द बदल जाते हैं, इनका बाहरी वातावरण बदलता है, लेकिन इनकी मूल आत्मा नहीं बदलती। और आत्मा क्या है लोक कथाओं की? लोक कथाओं की आत्मा है कि राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, मूल्य कौन से महत्वपूर्ण हैं, ये सारी चीज़ें लोक कथाओं की आत्मा में बसी होती हैं। लोक कथा का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वे बच्चों को अपनी तरफ से सोचने का काफ़ी मौका देती हैं। मतलब लोक कथा सुनने के बाद बच्चा बहुत सारी चीज़ें, अभी जैसे ये कहानी आपने जब सुनी मुझसे, मैंने आपको कहानी सुनाई तो आपने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, और अभी जब आप घर जाओगे लगातार आप इसके बारे में आपका मन सोचता रहेगा। लोक कथाओं के अंत में कोई उपदेश जरूर निकलता है। जैसे ये जो लोक कथा थी अब मैंने आपको सुनाई, ये एक आदर्श लोक कथा थी। इसके अंत में जो उपदेश निकलता है वो उपदेश क्या है? वो उपदेश ये है कि राजा को अपनी प्रजा के में सबका ख्याल रखना चाहिए। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो दयालु, जो करुणामय होता है वही अच्छा राजा होता है।
अंत में सब खुशी खुशी रहने लगे। लोक कथाओं का अंत अक्सर ऐसा ही होता है, वो सुखांत होती हैं, सुख से उनका अंत होता है और उसमें सब अंत में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इन कहानियों में कुछ मूल्य होते हैं, जैसे आदर, इज्जत, सम्मान, सच आदि। ये कहानियाँ हमारे जीवन में मूल्यों को स्थापित करती हैं। इसलिए हमें खूब सारी लोग, आप सब ना अपने मम्मी पापा से, अपने बाबा दादी से, अपनी कक्षा में अध्यापक से और मुझसे भी जब वक्त मिले तो आपको खूब सारी लोक कथाएं सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपको, आपके मन में धीरे धीरे हमारे जो मूल्य हैं उनकी स्थापना करेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब जब भी मौका मिले तो हम बैठ करके आपस में लोक कथाएं सुनाएंगे। आप भी सुनाना जो आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखी, अपने माता पिता से, अभिभावकों से, और मैं भी सुनाऊंगी जो मैंने अपने बचपन में लोक कथाएं सुनी थी। ठीक है। इन कथाओं में अक्सर वीरता या बहादुरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण करुणा अथवा बुद्धि को माना जाता है। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे बीरबल की कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें हमेशा बुद्धि को, करुणा को महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकत अथवा बल के सापेक्ष। अब शब्दार्थ, हमें बहुत सारी, हर पाठ में हम शब्दार्थ सीखते हैं, तो उसको कभी कभी कहा जाता है कठिन शब्द, लेकिन मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी शब्द कठिन नहीं होता। शब्दों से या हमारा परिचय होता है अथवा अपरिचय होता है। तो ये जो शब्दार्थ हैं, ये अपरिचित शब्दों से हम परिचय करेंगे। हो सकता है आपका इससे परिचय हो, लेकिन मुझे लग रहा था ये कठिन शब्द हैं, तो आइए इनसे हम परिचय कर लेते हैं। ऐलान, ऐलान का अर्थ है सार्वजनिक घोषणा अथवा मुनादी। जैसे लाउड स्पीकर से कभी कभी कोई सामान बेचने वाला घूमते हुए ज़ोर ज़ोर से करता है ना, तो वो होता है ऐलान करना। ठीक है। जश्न, जश्न का मतलब उत्सव अथवा जलसा। अब जश्न तो आप खूब जानते हैं, कभी बर्थडे का जश्न होता है, कभी हमारे स्वतंत्रता दिवस का होता है, कभी हमारे वार्षिक उत्सव का होता है। तो ये सारे क्या हैं, जश्न है का उदाहरण है। फिर सिर्फ, सिर्फ का मतलब केवल, केवल वही चीज़। ठीक। हक्के बक्के रह जाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। आपके सामने अचानक कोई बात ऐसी घट जाए जो एकाएक हुई हो, तो उसका अर्थ होता है हक्के बक्के रह जाना। पलक झपकना, पलक झपकना का मतलब फौरन, तुरंत। जैसे हमारी पलक झपकने में बहुत कम टाइम लगता है ना, ऐसे ही पलक झपकने शब्द का अर्थ है कि तुरंत हो जाना। सिर चूमना, सिर चूमने का अर्थ है यहाँ पर प्यार करना। अब हमारे बच्चों, अब हम लोग ना कुछ बोध प्रश्न, बोध प्रश्नों का मतलब होता है कुछ प्रश्न बनाएंगे। पहले तो हमने इस पाठ को पढ़ लिया, अब पाठ को पढ़ने के बाद हम कुछ प्रश्न बनाएंगे। कुछ प्रश्नों के माध्यम से फिर से उस कहानी को दोहराएंगे, ताकि वो कहानी और उसमें निहित मूल्य हम पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। तो हम फिर से कहानी में चलते हैं, किसके माध्यम से, बोध प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला बोध प्रश्न है, राजा के बच्चों के नाम थे क्रमशः। अब क्रमशः का अर्थ है जो जैसे पैदा हुआ था। तो यहाँ पर है पहला साना जाऊबा और साना तोम्बी। तो साना तोम्बी तो सबसे छोटी थी, तो ये अपने आप ही खत्म। साना जाऊबा, साना तोम्बी, ये भी खत्म। साना जाऊबा, साना याइमा, ये भी खत्म, क्योंकि तीसरे नंबर पर इसमें साना तोम्बी है। चौथा है साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा और साना तुम्बी। तो ये जो है हमारा सही अर्थ है कि राजा के बच्चों के नाम थे क्रमशः साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा और साना तोम्बी। ठीक है बच्चों। हाँ, अभी तो हमने कहानी पढ़ी थी कि जब चारों बच्चे पैदा हुए तो ये उनके बच्चों के नाम क्रमशः थे। जब निंगथऊ और लेइमा तुंगी निंगथऊ का चुनाव कर रहे थे, उस समय साना तोम्बी की आयु क्या थी। हम जब कहानी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना कि राजा की 5 वर्ष की छोटी सी बेटी वहाँ पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर सही क्या है, साना तोम्बी। जब निंगथऊ, लेइमा, निंगथऊ और लेइमा मतलब राजा रानी, तुंगी निंगथऊ मतलब युवरानी का चुनाव, युवराज का चुनाव कर रहे थे, उस समय साना तोम्बी की उम्र कितनी थी। साना तोम्बी की उम्र थी 5 वर्ष। ठीक,
उस राजकुमार ने तुंगी निंगथौ बनने के लिए क्या काम किया, तीर के निशान द्वारा मिलाइए। अब अभी तो हमने पढ़ा ही था कि 3 राजकुमारों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तो उन राजकुमारों ने क्या क्या किया था ये हम जानेंगे। साना जाऊबा ने क्या किया था? साना जाऊबा जो है वो पेड़ को भेद कर उससे अंदर से निकल गया था। ठीक, साना याइमा ने क्या किया था? साना याइमा ने पेड़ के ऊपर से छलांग लगा ली थी, और जो सबसे छोटा था साना तोम्बा, वो पेड़ को उखाड़कर लाकर उसने राजा रानी के कदमों में रख दिया था। ठीक, अब बौद्ध प्रश्नों के माध्यम से ही हम कहानी को फिर से दोहरा रहे हैं, लोक कथा को फिर से दोहरा रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? साना तोम्बी को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि? क्यों घोषित किया गया? क्योंकि वह सबसे छोटी थी? नो। वह दूसरों का दर्द समझती थी? बिल्कुल नहीं। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर सबकी तकलीफ महसूस होती थी। जब बरगद के पेड़ को उखाड़ा गया तो उसने क्या कहा था? साना तोम्बी ने, बरगद मर गया, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मर गया किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो जो जीवित होता है। तो उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर सबकी तकलीफ महसूस होती थी, इसलिए राजा ने उसे अगली लेइमा घोषित किया। निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है? खोंगनंग मतलब बरगद का पेड़। खोंगनंग मणिपुर भाषा का शब्द है जो इस कहानी में इस्तेमाल हुआ है। तो खोंगनंग का अर्थ है बरगद का पेड़, जिसके आसपास पूरी प्रतियोगिता रची गई थी। तो निंगथौ को किसने याद दिलाया? लेइमा ने? नहीं। साना तोम्बा ने? बिल्कुल नहीं। मियम ने? बिल्कुल नहीं। किसने याद दिलाया? साना तोम्बी ने राजा को, निंगथौ को, निंगथौ का अर्थ राजा मणिपुरी भाषा में, निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग में जान है? तो निंगथौ को साना तोम्बी ने याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान होती है। अब कहानी हमने पढ़ ली, दोहरा भी ली, बौद्ध प्रश्नों के माध्यम से शब्दार्थ भी जान लिया। अब विचार और कल्पना का समय आ गया। विचार का मतलब हम कहानी के बारे में सोचेंगे और हम कुछ अपनी तरफ से अपनी कल्पना से उसमें जोड़ेंगे। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, पता करें। अब आपको याद होगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें पेड़ों की पूजा होती है। तो पेड़ों की पूजा क्यों होती है, इसके बारे में आप अपने सोचेंगे, और फिर कल मैं आपसे इस पर बात करूंगी। आप हमें बताएंगे और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है, ये तो तय है। ये तो सब बताते हैं कि पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन से वातावरण शुद्ध होता है। ये तो सबको, सभी बच्चों को पता है ना? पता है ना? बिल्कुल। जिन्हें नहीं पता है वो इस बात को जान लें कि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं अपने पास, तो 2 तरह से वातावरण को साफ करते हैं। तो पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, और हम भी जीव हैं, हमारा भी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान दें, है ना कर्तव्य? हमें पौधे लगाने हैं, पौधों को सींचना है, उनको बड़ा करना है, पशुओं को उनको खाने से रोकना है। ये सारे काम हमें पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए करना है। सोचें और लिखें। इसको आपको लिखना है, चाहे आप 5-5 ही लाइन लिखिए, लेकिन आपको मुझे इसको लिख कर दिखाना है कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय करेंगे। अभी तो थोड़े थोड़े उपाय मैंने बता ही दिए आप लोगों को, तो मैंने आपको वो दे दिया है हिंट कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना है। बाकी आप अपनी मर्जी से सोचकर, लिखकर फिर मुझे दिखाएंगे, ठीक है? इस कहानी में निंगथौ के चुनाव के बारे में बताया गया है ना? इसमें ये बताया गया, जैसे उस राज्य का नियम ये था कि उस राज्य में चुनाव कैसे होते थे, जो सबसे बड़ा बेटा होता था
उसी को राजा बना दिया जाता था। लेकिन जो निंगथौ था, जो राजा था, उसने ये तय किया कि वो चुनाव करेगा और जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा उसे ही राजा बनाएगा। तो इसमें आपने चुनाव के बारे में जाना कि कैसे चुनना किसी को। तो आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है? आपको पता है आपके आसपास एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का। आपके गांव में अभी थोड़े दिन पहले ही तो हुआ है ना, नए ग्राम प्रधान चुने गए होंगे या पुराने ही मतलब चयनित हुए हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है। हम अपने विद्यालय में हेड गर्ल चुनते हैं, हेड बॉय चुनते हैं। तो हमारे आसपास तमाम तरीके के चुनाव होते हैं। आप सब उसकी एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन से चुनाव होते हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है, चुनाव किन तरीकों से किया जाता है। अब अभी तो आप छोटे बच्चे हो, आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन जब आपके पास वोटिंग राइट हो जाएगा तो अब आप जानेंगे कि किस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव होता है या ईवीएम मशीन से चुनाव होता है, ये क्या क्या तरीके हैं। तो इसको आप अपने आसपास पता करके, पूछ के, पढ़ के ये जानने की कोशिश करिए कि चुनाव किन तरीकों से होता है। और फिर आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम ये जानेंगे कि चुनाव क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, तब सबसे महत्वपूर्ण बात हो कि अगर हमारे पास चुनाव का अवसर हो तो हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना है। ठीक है, तो इस किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना है ये जानने के लिए तो आपको इसी कहानी में वापस जाना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति का चुनाव राजा ने किया था, निंगथौ ने किया था, वैसे ही व्यक्ति का चुनाव जो है वो सर्वोत्तम चुनाव होता है। इस कहानी के माध्यम से आपने ये सीखा और आप भी अपनी ओर से भी सोचिएगा कि अगर आपको चयन का अवसर मिले तो आप किस प्रकार का चुनाव करेंगे। ठीक, एक और बात, आप क्या क्या करेंगे कि आपके आसपास के पशु पक्षी आपसे प्यार करने लगे। पशु पक्षी के प्रयास के लिए, प्यार करने के लिए मैं थोड़े हिंट दे देती हूँ। किसी से भी आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार करे तो आप उससे प्यार करने लगो, और कोई रास्ता ही नहीं। आप उससे प्यार करने लगोगे तो सारी चीज़ें उसके फेवर की करोगे, उसके फेवर की करोगे तो वो आपसे प्यार करने लगेगा। लेकिन आप भी सोचो और आप मुझे बताना कि क्या आप करोगे कि आपके आसपास के वातावरण में जितने पशु पक्षी हैं वो आपसे प्रेम करने लगें। इसके तरीके हैं कि आप उनके घोंसलों को सुरक्षित रखो, उसके लिए पेड़ लगाने ज़रूरी है, उनको पानी समय से मिले, उनको दाना समय से मिले। इस तरह से आप ये करोगे कि आपके जो आसपास के पशु पक्षी हैं वो आपसे प्रेम करने लगें। आपके आसपास हरियाली फैल जाए। हरियाली तो बहुत आसान है, पेड़ पौधे लगाओ, आपके आसपास हरियाली फैल जाएगी। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में हमने अनुवाद की बात की है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक अनुवाद पढ़ाया था, लेकिन अब यहाँ अनुवाद की बात क्यों हो रही है इस पाठ में? तो इस पाठ में अनुवाद की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो लोक कथा थी, ये मणिपुरी भाषा की लोक कथा थी। तो इसका हिंदी में अनुवाद करके हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये थोड़ी सी हम अनुवाद की बात कर लेते हैं। किसी भाषा का अनुवाद करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि विषय वस्तु का मूल भाव सुरक्षित रहे। जिस भाषा में उसका अनुवाद किया जा रहा है उन लोगों के लिए भी वह बोधगम्य हो, उसका मूल भाव सुरक्षित रहे और वो उन लोगों के लिए बोधगम्य, बोधगम्य मतलब उन्हें आसानी से समझ, उन्हें मतलब जैसे इसको हिंदी में अनुवादित किया गया है तो इसको इस तरह से बनाया जाए कि ये हमें भी समझ में आए, हम जो हिंदी भाषी लोग हैं हमें भी समझ में आए। इस पाठ में कई मणिपुरी शब्द आए हैं, है ना? अभी तक तो आप जान ही गए होंगे। कौन कौन से आए हैं बताओ? हाँ, निंगथौ, निंगथौ मणिपुरी है। इसी तरह मियम, तुंगी निंगथौ, लेइमा, खोनगंग, इस तरह के शब्द जो आए हैं ये मणिपुरी भाषा के शब्द हैं। अनुवाद करते समय लेखक इन शब्दों को देते हुए उनका हिंदी पर्याय भी दे। आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो पुस्तक है या जब मैं संक्षेप में पढ़ा रही थी तो वो ब्रैकेट में मूल शब्द के साथ साथ उनका हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ था। जैसे मणिपुर के कांगलई पाक राज्य में निंगथौ और एक लेइमा रहते थे। राज्य में एक निंगथौ और एक लेइमा, राजा और रानी रहते थे। मतलब मूल शब्द तो रहे, मूल शब्दों से हमारा परिचय हो, लेकिन उनके साथ साथ
उस भाषा का शब्द भी उनके साथ चलता रहे। निंगथाउ और लेमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। मियम का अर्थ है प्रजा। तो इस तरह अनुवाद जो है हमें हमारा ज्ञान बढ़ाता रहता है, हमारा नॉलेज बढ़ाता रहता है। इस प्रकार से आप भी तुंगी, थाउरो, खोगनंग शब्दों को खोजकर इनका अर्थ हिंदी में लिखिए। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ये करने वाले हैं। आपको बरगद का पेड़ बनाना है और उसमें एक पक्षी बिठाना है और बरगद की तरह और कुछ वृक्ष ढूंढ कर लिखने हैं। ये मणिपुर की लोक कथा है। आपको अन्य भाषा की भी लोक कथाएं संग्रहित करनी है। इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर इनका आप अपने वाक्यों में प्रयोग करें। ऐसे कभी कभी एक ही क्रियापद से दो वाक्यों के अर्थ निकलते हैं, जैसे कांगलई पाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को नहीं पक्षियों जानवरों को भी। इस प्रकार दो वाक्यों की रचना आप भी करेंगे जिसमें से एक क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कला के उल्लेखनीय विकास के योगदान हेतु दिया जाता है। बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आपने बहुत मन लगाकर बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़ा, बहुत मज़ा आया मुझे भी आपको पढ़ाने में। आपको भी निसंदेह मज़ा आया होगा। धन्यवाद। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे।